आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलएलपी इंट्रोडक्शन, दैट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके जो प्रैक्टिकल बैलेंस शीट बनती है, फाइनल अकाउंट जो बनता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट एलएलपी। फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी आपको कुछ कुछ ध्यान आता होगा कि ये पार्टनरशिप है, इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू पार्टनरशिप जो हम लोग ने लास्ट टाइम एसवाई तक किया था, राइट। एफ वाई एस वाई में हम लोग ने किया था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो समवेयर इट इज़ रिलेटेड टू दैट ओनली, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस की वजह से ही ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्रिएट हुआ है। नाम से ही आपको पता चल रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और जो हमारा पहले वाला था पार्टनरशिप, दैट इज़ वहाँ पे लायबिलिटी जो होती थी वो होती थी अनलिमिटेड। तो द बेसिक एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स वो लिमिटेड होता है, लेकिन जो पार्टनरशिप हम लोग ओल्ड वाला करते थे उसके अंदर आपका जो पार्टनर का लायबिलिटी होता था वो अनलिमिटेड होता था। अब ये समझ में नहीं आता है कि लिमिटेड क्या है और अनलिमिटेड क्या है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, जब बिजनेस बंद होता है, अगर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आप क्लोज करते थे, डिसोल्यूशन करते थे, तो पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी जब तक सबको पेमेंट नहीं हो जाता है या आप कंगाल नहीं हो जाते, जब तक आपको पेमेंट करना ही है। अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी उठा के आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। इनकी लायबिलिटी जो होगी पार्टनर की वो लिमिटेड ही होगी अप टू सम एक्सटेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस है, दैट्स वाई वी इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, सबसे पहला मेन अदर डिफरेंस इज मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट। लेकिन जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप फर्म हम लोग बनाते थे पहले ओल्ड वाले के बेसिस पे, वहाँ पे पार्टनर की लिमिट 20 थी, मैक्सिमम लिमिट इज 20। लेकिन यहाँ पे एलएलपी में कोई भी लिमिट नहीं रखा है, तो दिस इज अनदर एडवांटेज फ्रॉम एलएलपी। नेक्स्ट इज, अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड ही होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। फिर थर्ड इज एलएलपी इज गवर्न बाय एलएलपी एक्ट 2008। अगर आपको याद होगा, पार्टनरशिप एक्ट जो होता था वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलता था। सेम वे में जो एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसका एक्ट है 2008। और ये जो आया है बाय नोटिफिकेशन, ये केम इनटू इफेक्ट आया 31 मार्च 2009 से। ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि इसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो आप इसको कर सकते हो, राइट। फिर आते हैं इसके ऊपर। तो इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, आपको पता होगा कि पार्टनरशिप में पहले हम लोग एग्रीमेंट बनाया करते थे, पार्टनरशिप डीड जिसे कहा जाता था। अब यहाँ पे जो बनता है वो बनता है एलएलपी एग्रीमेंट। इट इज़ लाइक अ डीड ओनली। बट अगर एलएलपी में आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया या एब्सेंट एग्रीमेंट है ही नहीं, तो हम लोग को शेड्यूल 1 ऑफ एलएलपी एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक है, आपको ये ऑफलाइन में एग्ज़ाम हुआ तो भी हेल्प करेगा और ऑनलाइन में हुआ तो भी आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑडिट। एलएलपी का ऑडिट आप कब करने वाले हो? तो ऑडिट आप तभी कर सकते हो जब इसका टर्नओवर, आपका जो सेल्स होगा, टर्नओवर होगा, वो 40 लाख को एक्सीड करना चाहिए, या पार्टनर ने जो कंट्रीब्यूशन किया, कैपिटल दिया है, वो 25 लाख के ऊपर गया, तब आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एलएलपी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ध्यान में रखना है एलएलपी का, कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस नाम से ही है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लायबिलिटी जो होगी लिमिटेड होगी, पार्टनरशिप में लिमिटेड नहीं होती है। ओके, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ योर फाइनल अकाउंट, जिसको पार्ट बी में रखा गया है। पार्ट बी में फाइनल अकाउंट, अब लास्ट टाइम हम लोग जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाया करते थे, तो उसमें हम लोग लिखते थे बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एज ऑन 31 मार्च, जो भी होता था। लेकिन यहाँ पे जो आपको लिखना है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के थ्रू लिखना है। तो जो पहला स्टेटमेंट होगा दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन दैट पीरियड और फॉर द ईयर एंडेड, लाइक दिस ओनली। और जो दूसरा होगा दैट इज
स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग बोल सकते हैं, फॉर द पीरियड। तो नाम में थोड़ा बहुत चेंजेस आया, फॉर द ईयर एंडेड बहुत मुश्किल से लिखते हैं, अब लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी फॉर दिस पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर दिस पीरियड। अंडरस्टूड। तो हम लोग ने इस वीडियो में क्या देखा कि बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर हम लोग ने देखा कि एलएलपी में जो फाइनल अकाउंट बनेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है और दूसरा स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो मैंने बैलेंस शीट ऑलरेडी बना के रखा है, देखो यहाँ पे है, विजिबल है आपको, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो मेन पार्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी और दूसरा एसेट। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से याद रखेंगे तो आपको बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन एलएलपी है वो दो पार्ट में डिवाइड है, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी और दूसरा एसेट। अब ये याद रखना है, जो आप कंपनी करते थे या फाइनल अकाउंट करते थे जब भी, तो वहाँ पे लिखते थे इक्विटी एंड लायबिलिटी कंपनी का, राइट। या आप नॉर्मली लायबिलिटी लिखते थे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज और दूसरा पार्ट में क्या लिखना है, एसेट। कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्टनर्स फंड्स और दूसरा लायबिलिटी, पार्टनर फंड्स और दूसरा क्या है, लायबिलिटी। और एसेट के अंदर तो कुछ भी बाइफिकेशन नहीं है, सब ए टू जेड लिखना है ABCD करके, तो देर इज नो क्लासिफिकेशन, सब एसेट को 1 बाय 1 आपको लिखना है। तो इन शॉर्ट दो लायबिलिटी जो बैलेंस एसेट्स एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट है वो दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो येलो में मैंने लिखा है, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी और दूसरा है एसेट। कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्टनर फंड्स एंड लायबिलिटीज। पार्टनर फंड में पार्टनर का जो फंड होगा तो जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा, राइट, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा, और जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा वो हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स फंड में। समझ में आया। और लायबिलिटी ये सीक्वेंस में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, इट्स ओके, लेकिन लायबिलिटी को लायबिलिटी में ही लिखने हैं, लेकिन ट्राई करना आप सीक्वेंस में याद रख सको। जैसे सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में याद रखना है आपको क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली। आई बात समझ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर, अदर लायबिलिटी प्रोविजन, तो ऑलमोस्ट 6 आइटम है यहाँ पे। आई बात समझ में। तो ये आपका लायबिलिटी साइड इज ओवर। तो लायबिलिटी साइड में दो ही सेक्शन है, पार्टनर फंड, लायबिलिटी। पार्टनर फंड में दो है, कंट्रीब्यूशन रिसीट दैट इज नथिंग बट आपका कैपिटल, और रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको पता है, जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका बचा रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। लायबिलिटीज के अंदर स्टार्ट करना है आपको सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर, अदर लायबिलिटी प्रोविजन। क्लियर है ये, यस और नो, ओके। अब आते हैं एसेट के ऊपर। तो एसेट में देखो यहाँ पे A to G लिखा है, A to G, राइट। अब ये A to G क्या होता है, ए में देखो ग्रॉस फिक्स्ड एसेट, इसको आपको ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट में ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप, जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो भी है आपका पहले ग्रॉस फिक्स्ड एसेट, जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल आ जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है वो लिखना है, नेट फिक्स्ड एसेट्स आएगा, क्योंकि ग्रॉस में से आप जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो नेट फिक्स्ड एसेट बन जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस में ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर देखो इन्वेस्टमेंट आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपको पता होगा स्टॉक को बोलते हैं, ठीक है। डेटर में आपको पता है, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल ये आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको याद रखना है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक वो आता है। और अदर एसेट जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस और जो भी अदर एसेट्स होंगे वो आपको यहाँ पे डालना है। तो बैलेंस शीट एकदम स्वीट एंड सिंपल है, इसमें कोई भी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखनी है। तो एक बार और सुन लेते हैं। जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड है, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी और एसेट्स। कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड है, पार्टनर फंड एंड लायबिलिटी। पार्टनर फंड के अंदर आता है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, रिजर्व्स एंड सरप्लस।
लायबिलिटी के अंदर सिक्योर्ड लोन से स्टार्ट करना है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर, अदर लायबिलिटी, प्रोविजंस। और जैसे ही आप एसेट पे आओगे तो एसेट में आपको पहला क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंटली याद रखना है, फिक्स्ड एसेट लेकिन ग्रॉस, माइनस डेप्रिसिएशन नेट। फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस पे लिखना है, लेस डेप्रिसिएशन नेट फिक्स्ड एसेट्स, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फिर इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेंट्री, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर एसेट। ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन इसको ग्रॉस फिक्स्ड एसेट याद रखना, पहला ही लिखना है। उसके बाद आप नीचे ऊपर नीचे कर सकते हो, सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर सकते हो, इट्स ओके। ओके। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है, दैट इज यहाँ पे आपको लिखना है शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल लिखना है। तो शेड्यूल यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2, लाइक वाइज यू हैव टू डू। तो ये 1 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8। अगर आया आइटम तो लिखना है, मतलब आपको फॉर्मेट तो लिखना है, लेकिन वो अगर उसका कैलकुलेशन, उसका एडजस्टमेंट दिया है तभी उसका शेड्यूल बनाओ, अदरवाइज नो नीड टू प्रिपेयर। अंडरस्टूड? अगर जो आइटम का कुछ क्लासिफिकेशन ही नहीं दिया है तो उसका शेड्यूल बना के मतलब नहीं है। ये 15 शेड्यूल आपके यहाँ पे बन गए। ठीक है, अब शेड्यूल कैसे बनता है, देखो यहाँ पे मैंने बनाया। शेड्यूल बनाने के लिए आपको ऊपर सिर्फ शेड्यूल लिखना है, और जो ये बाइफिकेशन है ना, हर एक आइटम के नीचे, जैसे कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड है, इसके नीचे कितना लाइन छोड़ना है, कम से कम मिनिमम 5 to 6 लाइन्स। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे 5 to 6 लाइन्स, हर एक आइटम के नीचे 5 to 6 लाइन छोड़ना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो। ठीक है, आप यूज़ नहीं कर पाओगे चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप पूरा स्पेस यूज़ करो। यहाँ पे भी आपको 6 लाइन छोड़नी है, तो आई विल इंसर्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे भी आपको 6 लाइन छोड़नी है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, सिर्फ 6 लाइन यहाँ पे भी छोड़नी है, 6 लाइन यहाँ पे भी छोड़नी है, हर जगह पे आपको 6 लाइन छोड़नी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्रेडिटर्स के नीचे 6 लाइन छोड़ना है आपको। यहाँ पे मैं ऐसे ही 4 4 करके छोड़ देता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप करोगे तो एटलीस्ट 6 लाइन्स यू हैव टू लीव फ्रॉम ईच एंड एवरी आइटम। फिर इसके बाद वापस 6 लाइन अदर लाइबिलिटी के नीचे। तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा, राइट? तो हर आइटम के नीचे आपको 6 लाइन छोड़नी है। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, ये 6 लाइन आपको छोड़नी है। यहाँ पीसी पे अभी देखो ऑनलाइन है तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बताना, लेकिन जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हर आइटम के नीचे आपको 6 लाइन लिखनी, चाहे यूज़ करो या मत करो। ठीक है, अब ये ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स है, इसका कैलकुलेशन होगा, तो ये हम लोग यहाँ पे 6 लाइन छोड़ देना है। इसको थोड़ा अलग से बनाएंगे हम लोग, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाना है। तो शेड्यूल में आपको इसको नीचे 6 लाइन छोड़ देना है, और ज़्यादा भी छोड़ेंगे तो इट्स ओके। ठीक है, ये हो गया इसका 6 लाइन। फिर इन्वेस्टमेंट का 6 लाइन, फिर लोन्स एंड एडवांसेस में। ये सब आइटम इतने यूज़ नहीं होंगे, लेकिन एक फॉर्मेट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक आइटम के नीचे अगर आप 6 लाइन छोड़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको पोस्टिंग करने में थोड़ी आसानी होगी, राइट? फिर ये आपका इन्वेंट्री हो गया। फिर डेटर के नीचे आपको छोड़नी है। फिर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नीचे 6 लाइन छोड़नी है। अदर एसेट्स टोटल के नीचे है नहीं, तो ये 6 लाइन आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको शेड्यूल बनाने,
यहाँ वहाँ पे कलर नहीं करना है, ये तो सिर्फ यहाँ पे कंप्यूटर में आपको स्पेसिफाई करके मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट्स इट। उसका और कोई लॉजिक नहीं है। देखो हर एक आइटम के नीचे हम लोग ने 6 लाइन छोड़ा है, हर एक आइटम के नीचे। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट पहले बना लेंगे, एक पेज पे फॉर्मेट आ जाएगा आपका पूरा। फॉर्मेट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल बना लेंगे। तो शेड्यूल में क्या करना है आपको, हर एक आइटम के नीचे 6 लाइन छोड़नी है। अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं आया? अब उस तरीके से पीएनएल है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, अब हमें यहाँ पे लिखना होगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? और सेम वे में जैसे यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर शेड्यूल रुपीज़, यही वाला हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अंडरस्टूड? तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, शेड्यूल, रुपीज़ का कॉलम, रुपीज़ का कॉलम। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या क्या आइटम आता है, तो आपको एकदम सिंपल बता देता हूँ। हमें पहला लिखना है इनकम। क्या लिखना है? इनकम। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इनकम, इनकम के अंदर आपके आएंगे 4-5 आइटम। पहला है ग्रॉस टर्नओवर। ओके, ग्रॉस टर्नओवर के नीचे 2 या 3 लाइन छोड़ना है। फिर उसके बाद आएगा, फॉर्मेट के अंदर ही है, फिर आएगा डोमेस्टिक टर्नओवर। इतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन तो भी हम लोग सेफर साइड के लिए यहाँ छोड़ देंगे डोमेस्टिक टर्नओवर। इसके नीचे आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी है। फिर थर्ड आपको लिखना है एक्सपोर्ट टर्नओवर, ठीक है। फोर्थ लिखना है अदर इनकम, और फिफ्थ लिखना है इंक्रीज इन डिक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक, ठीक है। ये 5 आइटम का टोटल हम लोग को करना है। तो ये टोटल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल करना है। तो इनकम में लिखना है सिर्फ ग्रॉस टर्नओवर, डोमेस्टिक टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट टर्नओवर आता नहीं है, अदर इनकम, ग्रॉस टर्नओवर आता है, और इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आते हैं। लेकिन सेफर साइड के लिए फॉर्मेट वाइज हम लोग इसको लिख लेंगे। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, ये आपका इनकम साइड का टोटल हो गया। अब हम लोग करेंगे एक्सपेंस का। तो नीचे हम लोग लिख लेंगे, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे आप एक्सपेंसेस, ठीक है। और एक्सपेंसेस में अराउंड 12 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 12। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे, 1 इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकेंड है, पहले हम लोग, मैं लिख लेता हूँ फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, परचेज मेड फॉर रीसेल। नेक्स्ट इज consumption of stores and spare parts. Okay, fourth is power and fuel. Next is personnel, पर्सनल नहीं, पर्सोनल एक्सपेंस। पर्सनल मतलब एम्प्लॉय रिलेटेड, जितने भी एम्प्लॉय रिलेटेड होगा वो पर्सनल एक्सपेंसेस। फिर एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन मतलब ऑफिस रिलेटेड, वो लिखना है। ऑफिस रिलेटेड के बाद पेमेंट टू ऑडिटर। पेमेंट टू ऑडिटर मतलब सीए को जो भी आपने पैसा दिया है या अकाउंटेंट को जो भी पैसा दिया है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपको सेलिंग एक्सपेंस लिखना है, खर्चा किया आपने सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंस है वो लिखना है। फिर आपको लिखना है इंश्योरेंस का कोई खर्चा हुआ है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस। फिर आपको लिखना है डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन भी आता है लेकिन वो छोड़ दो, डेप्रिसिएशन लिखना है।
फिर आपको लिखना है इंटरेस्ट, और लास्ट में आपको 12वां पॉइंट लिखना है अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आपके कुछ 12 पॉइंट है। इनकम में आपने कितना पॉइंट लिखा था? 5 पॉइंट लिखा था। ग्रॉस टर्नओवर, अदर इनकम, डोमेस्टिक टर्नओवर, एक्सपोर्ट, अदर इनकम, इंक्रीज और डिक्रीज। मेनली ये 3 यूज़ होते हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट आपके सब यूज़ होंगे, कुछ कुछ पार्ट नहीं यूज़ होते, लेकिन ये 12 आपको लिखना है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस हो गया आपका। इनकम मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, एक्सपेंस भी येलो से, जिसके अंदर कितने पॉइंट है? कितने पॉइंट है एक्सपेंस में? 12 पॉइंट है, बराबर है। फिर यहाँ पे हम लोग टोटल लिख लेंगे। टोटल को अब इसको मैं डिनोट करता हूँ बी से। किससे डिनोट करता हूँ? बी। और यहाँ पे टोटल को मैं डिनोट करता हूँ ए से। अब जो आएगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बिफोर टैक्स। ठीक है, दैट इज ए माइनस बी। क्या होगा वो? ए माइनस बी होगा। आई बात समझ में? क्योंकि टोटल इनकम ले लिया, उसमें से टोटल एक्सपेंस कर दिया, तो आपको नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स आ जाएगा। जब बिफोर टैक्स है तो आपको लेस करना पड़ेगा टैक्स, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। फिर जो भी प्रॉफिट होता है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते किसको? ट्रांसफर टू पार्टनर्स। याद आता है? तो जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो एंड में जाके किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर को। तो दिस इज द पीएनएल का फॉर्मेट। और जब आप इसका शेड्यूल बनाओगे तो सेम बनाना है। ग्रॉस टर्नओवर के नीचे 6 लाइन, जैसे यहाँ पे आपने हर एक आइटम के नीचे 6 लाइन छोड़ा था, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में भी हर एक आइटम के नीचे 6 लाइन छोड़नी है। इसके नीचे भी 6 लाइन, ये सब के नीचे जो मैंने ग्रीन से येलो हाईलाइट किया, इन सब के नीचे भी 6 लाइन, और इन सब के नीचे भी 6 लाइन छोड़ना है। आपको पता होना चाहिए कि इतना यूज़ नहीं होगा, लेकिन हम लोग फॉर्मेट बनाने के उसमें मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके लिए हम लोग इसको सेफर साइड के लिए बना लेंगे, चाहे उसका यूज़ हम लोग करें या ना करें। ओके, तो एक दो बार इस फॉर्मेट को आप देखिए, और इसका जो ब्रीफ में जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन होगा हर एक आइटम का और कहाँ कहाँ पोस्टिंग जाएगी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थ्रू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एलएलपी। फिर हम लोग ने देखा कि कौन कौन से इसमें फाइनल अकाउंट में बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट। उसको कैसे बनाना है वो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे हर एक आइटम का मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूंगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।